नमस्कार। नाइन्थ क्लास का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, इस चैप्टर में दो बाइफर्केशन है, दो टुकड़े हैं। एक तो सोशलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि सोशलिज्म क्या होता है, इस आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, किन किन लोगों ने इनको फैलाने का, स्प्रेड करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। दूसरा पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन। तो यहां हम रशियन रेवोल्यूशन की दूसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन, इसमें भी दो वर्ड हैं, एक रशिया है, एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि एम्फेसाइज रेवोल्यूशन पर है, तो हम सबसे पहले रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, एक्शन टेकन, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है यहां, एक्शन टेकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चेंज द गवर्नमेंट स्पेशली थ्रू द वायलेंट मेथड। यानी कि एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जब प्रयास करता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने का, जो सत्ता में लोग होते हैं उसको परिवर्तन करने का चेंज करता है, और वॉयलेंट मेथड से, उसी को रेवोल्यूशन या क्रांति कहते हैं। अब वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कौन होते हैं, कौन हो सकते हैं? अब ध्यान देने की बात यह है कि जरूर वो तबका रहा होगा या वो तबका होता है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से परेशान होता है, उसके द्वारा उस ग्रुप का एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उनको इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस को फेस करते हैं, जीवन मरण का प्रश्न आ जाता है। तब वो लोग इकट्ठा होकर के सत्ता के विरुद्ध बिगुल बजाते हैं और किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज करने का प्रयास करते हैं, भले ही उन्हें वायलेंस का सहारा लेना पड़े। अब ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो वो कौन से थे? देखिए, वहां पर सत्ता किसकी थी? मोनार्की सिस्टम वहां पर प्रिवेलिंग था। राजा सर्वोपरि था, राजा अपने हिसाब से निर्णय लेता था, और जो दूसरे लोग थे, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज का अभाव था, जो लोग क्राइसिस में जी रहे थे, जो भूखों मर रहे थे, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था। इंडस्ट्रियलिस्ट का सिस्टम जब आया, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, तो जो वर्कर्स थे वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था, जिनका शोषण होता था। लंबे लंबे आवर्स, लंबे लंबे काम करने के घंटे उनसे लिए जाते थे, वेजेस बहुत कम थी, काम करने का स्थान जो था वो भी हाइजीन नहीं था, उनको सैनिटेशन की, एकोमोडेशन की बड़ी भारी दिक्कत होती थी। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल का मतलब है मोनार्की में एक्सप्लॉइट होने वाला तबका, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जो बहुत बुरी तरह से परेशान थे। उन लोगों ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई और सत्ता बदलने का प्रयास किया, वायलेंस का भी सहारा लिया। तो रेवोल्यूशन, action taken by a large number of people to change the existing government, especially through the violent method। ये है रेवोल्यूशन, ये है क्रांति। अब हम बात करेंगे रशिया की, क्योंकि हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। रशिया में ऐसे कौन सी गतिविधियां हुई, ऐसे कौन सी इवेंट्स हुए जिनकी वजह से वहां पर लोगों ने आवाज उठाई और मोनार्की के सिस्टम को बदल दिया। देखिए, यस, रशिया में मोनार्की थी। जार निकोलस सेकंड वॉज द किंग। जार जो शब्द होता है और रशियन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है किंग। तो जार निकोलस सेकंड मोनार्की वहां पर थी, ये वहां का राजा था। और वहां का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था, क्योंकि नाम लिया गया रशियन एम्पायर इन 1914, लिखा है, आप बुक में भी टॉपिक पाएंगे, रशियन एम्पायर। तो जब हम एम्पायर की बात करते हैं तो यहां पर मतलब केवल एक देश से नहीं है। रशियन एम्पायर का मतलब है वो सभी देश जो आज तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन एक समय में, खास करके 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, 1914 में रशिया का ही एक हिस्सा था। कुछ देशों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं जो आज इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, रिपब्लिक हो चुकी हैं, मोनार्की के चंगुल से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन ये समय था जब वो रशियन एम्पायर का एक हिस्सा था। रशियन एम्पायर जो न केवल दो बल्कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप में, अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं तो वो यूरोप में फैला हुआ था, सेंट्रल एशिया तक वो फैला हुआ था, यहां तक कि कुछ हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का भी रशियन एम्पायर में आया करता था।
साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बड़ी खास बात मैं बता रहा हूं। आज आपके पास समय है, आने वाले समय में आपको समय निकाल करके जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो करना पड़ेगा। अभी कर लेंगे तो हेल्पफुल होगा। आज अपनी एटलस को उठाएं और रशियन एम्पायर पर नजर डालें, रशिया देश पर नजर डालें कि वो विश्व के मानचित्र पर कहां स्टैंड करता है और जिन देशों का मैं नाम लेने जा रहा हूं वो कहां पर स्टैंड करते हैं। देखिए, ये जो देश थे, लैटिवा, फिनलैंड, लिथुनिया, एस्टोनिया, एक कुछ पार्ट था पोलैंड का, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, ये सारे के सारे देश आज की तारीख में आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन 20th सेंचुरी तक ये रशियन एम्पायर का एक हिस्सा था जो बहुत बड़ा था। यहां तक कि 11 टाइम जोन हुआ करते थे। आज भी रशिया में 5 टाइम जोन है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। आज 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में और यूरोप में। तो उस समय भी रशियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसका राजा था जार निकोलस सेकंड। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले वहां की भौगोलिक स्थिति का, ज्योग्राफिकल कंडीशंस का, इकोनॉमिक स्थिति का, सोसाइटी का हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हुए जिसकी वजह से लोगों ने रेवोल्यूशन किया, एग्जिस्टिंग जो मोनार्की सिस्टम का था उसको जड़ से उखाड़ दिया। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मोनार्की है और लोग आराम से रह रहे हैं। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वहां भी मोनार्की है, लेकिन लोग आराम से रह रहे हैं और राजा की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है? क्रांति तभी होती है जब साम्राज्य में रहने वाले लोग ये एहसास करें कि जो राजा है उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं दे रहा है, खुद लग्जेरियस लाइफ ले रहा है और उनको मिजरेबल लाइफ की तरफ धकेल रहा है। तो ऐसा ही इस बड़े रशियन एम्पायर में हुआ। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के बाद हम थोड़ा सा और उसको देखेंगे कि वहाँ जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो कैसा था। तो आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि हमने सोशलिज्म की बात की है और जो सोशलिज्म है वो टोटली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में चल रहे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन रशिया में स्थिति थोड़ी भिन्न थी। कंडीशन was quite different because there were no many industries were established at that time. Only few industries were there which were established in Moscow and St. Petersburg. See, here, although the workers were not there, but still revolution took place. Conditions was quite different. Least developed country because the less industrialization took place. No industry, less worker, still revolution took place. मतलब क्या है कि सोशलिज्म का अगर हम प्रभाव कहते तो वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, जो इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं, प्रॉपर्टी ऑनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते। लेकिन यहां पर स्थिति कुछ भिन्न थी। इंडस्ट्री कम थे, वर्कर कम थे, लेकिन फिर भी रेवोल्यूशन हुआ। देखिए, वहां पर अगर हम देखें, रिलीजियस स्टेटस देखें, एथनिक कंपोजिशन देखें, वहां पर कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम पाएंगे कि रशिया में बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठा रहते थे। हालांकि खास करके क्रिश्चियंस थे, लेकिन क्रिश्चियंस में भी बाइफर्केशन होता है। कैथोलिक्स थे जो वहां रहते थे, प्रोटेस्टेंट थे वहां पर रहा करते थे, मुस्लिम समाज का भी एक बहुत बड़ा तबका रहता था, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग वहां पर रहते थे और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग वहां रहते थे। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठा रहा करते थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाई। देखेंगे कि वहां पर कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए रशिया के अंदर जिनको आज हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्रांति के नाम, रशिया की क्रांति, रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। फरवरी 1917, 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर, वहां पर जो अपलिफ्टमेंट हुई, जो इवेंट हुए, जिस इवेंट्स की सीरीज की वजह से वहां का मोनार्की सिस्टम की जड़ों को उखाड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, मोनार्की को खत्म कर दिया गया, उन सभी इवेंट्स को रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1917, when
the monarchy system was uprooted, they were overthrown, and Tsar Nicholas was thrown out from the throne. तो गद्दी से उनको हटा दिया गया। उसके बाद भी स्थितियों में उतना सुधार नहीं हुआ जितना रेवोल्यूशन के बाद एक्सपेक्टेशन की गई थी। तो अक्टूबर 1917 में भी फिर अपलिफ्टमेंट हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रेज द वॉइस अगेंस्ट द अगेन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट आफ्टर द मोनार्की, क्योंकि मोनार्की तो 1917 फरवरी में हटा दी गई थी। उसके बावजूद भी अक्टूबर 1917 में जो इवेंट्स हुए उनको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर यह बताना आवश्यक है, जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, जिनका मानना था कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि जो अक्टूबर 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया और खुद की एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, जो फरवरी 1917 में नहीं हो पाई थी। हालांकि मोनार्की को हटा दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 1917 में द सोशलिस्ट ऑफ रशियन shown the path to other socialists. Yes, if you will collectively work, if you will raise your voice with sound, with you can say full pressure, then definitely you can change the government and you can form a socialist government. यही हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।